तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर। तो वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ने से पहले हमें वेव के बारे में इंफॉर्मेशन पहले लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेव का डेफिनेशन जानते हैं कि वेव क्या होता है। इट इज a disturbance which transports energy and momentum from one point to other। तो जैसे कहा गया डेफिनेशन में कि वेव जो है एक डिस्टरबेंस है ना। अगर मीडियम में चलने वाला वेव है तो मीडियम एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो कि अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों लेकर के चलता है। जहाँ भी जाएगा तो एनर्जी और मोमेंटम लेकर के जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वाटर सरफेस पर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया जाए तो सर्कुलर रिपल्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर नीचे फिगर में दिखाया गया है ना। तो इस फिगर में ऐसा मान लेते हैं कि जो सेंटर है यहाँ पर एक स्टोन हमने ड्रॉप किया, तो जहाँ पर स्टोन ड्रॉप किया है वो एक तरह से सोर्स का काम करेगा और वहाँ से ये सर्कुलर रिपल्स बनते हैं। ठीक है, रिपल्स क्या होते हैं कि जहाँ जहाँ रिपल्स जाते हैं वहाँ का जो वाटर लेवल है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो उसको अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज ये वेव तो वैसे हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग कोई एक डायरेक्शन लेते हैं, सपोज हमने ये डायरेक्शन ले लिया है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर ये वेव जा रहा होगा तो जहाँ जहाँ ये सर्कुलर रिपल्स पहुँचेगा वहाँ का वाटर सरफेस ऊपर उठ जाता है ना। अगर सबसे पहले तो रेड वाला पहुँचेगा तो जहाँ ये पहुँचेगा वहाँ का सरफेस ऊपर उठ जाएगा। फिर ये ब्लू वाला पहुँचेगा, फिर ये रेड वाला पहुँचेगा, फिर ये ब्लू वाला पहुँचेगा। अल्टरनेट ये इक्वल इंटरवल पर पहुँचेंगे है ना। तो सपोज ऐसा है कि हमने एक कागज़ की बोट रखी हुई है ना। अगर हमने यहाँ पर एक कागज़ की बोट रख दी, सपोज ये कागज़ का बोट है, ये कागज़ की बोट इस ब्लैक वाली लाइन पर है। ठीक, तो जब ये सबसे आउटर सर्किल वाला रिपल है, जब ये पहुंचेगा तो ये बोट क्या होगी, हवा में ऊपर उठ जाएगी। लेकिन जैसे ये रिपल बाहर क्रॉस कर जाएगा उसको तो ये बोट आ जाएगी नीचे। ठीक, अब नीचे आएगी, फिर ये ब्लू वाला पहुंचेगा वहाँ पर। जब ब्लू वाला इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो फिर से ये जो बोट है ये ऊपर उठ जाएगी है ना। जैसे ये ब्लू वाला उसको क्रॉस कर जाएगा ये बोट वापस नीचे आ जाएगी। ठीक, फिर ये रेड वाला पहुंचेगा, जब ये रेड वाला वहाँ पहुंचेगा तो फिर से बोट ऊपर उठ जाएगी और ये इसको क्रॉस करने के बाद ये जो बोट है वो वापस फिर से नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी लेकिन फिर ये ब्लू वाला पहुंचेगा तो फिर से ऊपर उठ जाएगी। इसके निकलने के बाद नाव जो बोट है वो फिर से नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बोट है, बोट का मोशन ऐसे हो रहा है, कुछ ऊपर जा रही है बोट, फिर वापस नीचे आ जा रही है अपने लेवल पर है ना। तो जब जब ये रिपल्स उसके पास पहुंचते हैं तो बोट चली जाती है ऊपर, और जब रिपल्स क्रॉस कर जाते हैं तो आ जाती है नीचे। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये जो बोट है ये पीरियडिक मोशन कर रहा है, ये ऊपर नीचे अपना पीरियडिक मोशन कर रहा है। बोट कहीं आगे नहीं जा रहा,
ये बोट ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है अपनी जगह पर। ठीक है, तो ऐसा अगर सोचें कि इसको ऊपर नीचे जाने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है ना, तो यही में ये छुपा हुआ है कि जो एनर्जी है वो वेव दे रहा है। वेव्स के ये जो डिस्टरबेंस जा रहे हैं, सर्कुलर डिस्टरबेंस जा रहे हैं, ये अपने साथ एनर्जी लेकर के जा रहे हैं, और ये जब जब उसके पास जाते हैं उसको एनर्जी दे देते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो एनर्जी उसकी गायब हो जाती है। एनर्जी गायब होती है, लेकिन फिर अगला डिस्टरबेंस जाता है, फिर से उसको एनर्जी देता है ना, तो फिर वो ऊपर चले जाता है, फिर उसके क्रॉस करने के बाद वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से एनर्जी बार बार उससे होकर के गुजरती है। जब एनर्जी उसके पास जाती है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो जो वेव है उसका यही काम है कि उसमें वेव क्या होता है कि मीडियम में कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, और वो डिस्टरबेंस जब किसी पार्टिकल के पास से गुजरेगा तो पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हुए गुजरता है, यानी पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जब वेव चलता है तो दो चीज़ें ट्रेवल करती हैं, एक तो वेव खुद और दूसरा पार्टिकल ऑफ मीडियम। कह सकते हैं व्हेन वेव मूव्स देन particle of medium also vibrate, मतलब उनका भी जो है मोशन होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेव है, ये वेव यानी कि डिस्टरबेंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फैल रहा है, जबकि जो बोट है वो पार्टिकल का जो है पार्टिकल को डिनोट कर रहा है। तो वो पार्टिकल हम देख रहे हैं कि अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है। तो उसी तरह से अगर मीडियम में साउंड वेव चल रहा हो तो एयर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। साउंड वेव जाएगा तो उनको एनर्जी देगा तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। वैसे ही वेव ऑन स्ट्रिंग होता है। ये जो केस था ये था वेव ऑन वाटर सरफेस। तो वैसे ही हम लोग एक और तरह के वेव के बारे में देखते हैं, वो है वेव ऑन स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करेंगे कि एक सपोर्ट बनाया हमने और इस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग जो है इसको अटैच कर दिया, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। ठीक, और जो दूसरा एंड है, दूसरे एंड को हम लोग एक बार ऊपर ले जा करके वापस नीचे ले आते हैं झटके से। झटके से अगर ऊपर ले जाकर नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, इसमें एक डिस्टरबेंस पैदा होगा। ये जो डिस्टरबेंस है वो कुछ ऐसे शेप का बनेगा, है ना, और ये शेप जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भागता है किसी वेलोसिटी v से, है ना। ये जो डिस्टरबेंस है ये बिल्कुल वैसे ही भागता है जैसे कि कोई रैट भाग रहा हो, है ना, यहाँ से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ऐसे भाग करके इधर आएगा। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग अपनी जगह पर है, ये जो शेप है वो सिर्फ शेप चल रहा है। ये जो शेप है, जो डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ का स्ट्रिंग का शेप इसके शेप जैसा बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि एक पार्टिकल लेते हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर हजारों पार्टिकल हैं, हम लोग को ये पार्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पार्टिकल को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ये डिस्टरबेंस इसके पास पहुँचेगा तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, है ना। जब उस शेप का पीक पहुंचेगा तो ये भी पीक पर होगा, और जब वापस जो है वो शेप और आगे क्रॉस करने लगेगा, मतलब उस पार्टिकल को क्रॉस करके लेफ्ट में जा रहा होगा, तो ये पार्टिकल जो है ये वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही शेप गुजर जाएगा
तो ये जो है पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इस तरह से इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, है ना। ये जहाँ से चला था वहाँ से जा करके वापस वहाँ पर आ चुका है, तो कहेंगे कि इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग का जो ये फ्री एंड है इसको रेगुलर इंटरवल पर ऊपर नीचे करते रहें तो ऐसे खूब सारे शेप बनते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पर, है ना। तो ऐसे खूब सारे शेप लाइन से लग जाएंगे, सब सेम वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो शेप पहुंचेंगे, जब जब इसके पास पहुंचेंगे ये पार्टिकल ऊपर उठ जाएगा, और जब उसको क्रॉस कर जाएंगे तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा, है ना, ऐसे। फिर जब नीचे आ गया तो दूसरा पार्टिकल पहुंचेगा ये वाला, जब ये आएगा तो फिर से ये ऊपर उठ जाएगा, उसको क्रॉस करते ही वापस फिर से नीचे आ जाएगा, है ना। फिर तीसरा वाला पहुंचेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा और उसको क्रॉस करते ही वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार रेगुलर इंटरवल पर ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचते रहेंगे और पार्टिकल को ऊपर नीचे मोशन करने के लिए एनर्जी देते रहेंगे, है ना। इसी तरह से ये वेव स्ट्रिंग बिहेव करता है कि ये जो डिस्टरबेंस है, स्ट्रिंग अपनी जगह पर है लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जो मीडियम का पार्टिकल है या कहेंगे स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है उसको ये एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं, जिससे वो पार्टिकल बार बार ऊपर नीचे अपना पीरियडिक मोशन करता रहता है, ठीक है। तो एक और केस देखते हैं, इसी स्ट्रिंग में ही हमने ये जो है ये स्ट्रिंग ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस बार हम जो फ्री एंड है इसको ऊपर ले जा करके नीचे लाएंगे और फिर नीचे भी ले जाएंगे इसको ऐसे, तो फिर वापस ऊपर लाएंगे, है ना। तो ऊपर वाले केस में हम लोग सिर्फ ऊपर ले जाते थे और नीचे ले आते थे, इस मीन पोजीशन नीचे कभी नहीं ले गए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऊपर भी ले जाएंगे फिर इसको नीचे भी ले आएंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस तरह से डिस्टरबेंस पैदा होंगे, है ना। अगर एक ऊपर से डिस्टरबेंस पैदा होगा जब ऊपर से लेकर खींचेंगे तो, और फिर नीचे से अगर ले जाएंगे तो एक नीचे से भी डिस्टरबेंस पैदा होगा। तो अब समझ सकते हैं कि एक जो डिस्टरबेंस है वो ऊपर से भी जा रहा होगा और एक नीचे से भी जा रहा होगा, दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे, है ना। वैसे अगर बार बार करते रहें ऊपर नीचे तो ये अल्टरनेट डिस्टरबेंस ऊपर और नीचे वाले ऐसे बनते रहेंगे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ का अपना जो पार्टिकल है उसके पास पहले सपोज ऊपर वाला पार्टिकल पहुंचा, तो ये पार्टिकल ऊपर वाला डिस्टरबेंस जब यहाँ पहुंचेगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और इस ऊपर वाले डिस्टरबेंस को क्रॉस करते ही ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा यहाँ पर मीन पोजीशन पर, है ना। मीन पोजीशन पर आएगा तो ये नीचे वाला डिस्टरबेंस उसके पास पहुंचेगा तो ये पार्टिकल आ जाएगा नीचे, और जब ये डिस्टरबेंस नीचे वाला क्रॉस करेगा तो ये पार्टिकल वापस मीन पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब ये एक साइकिल पहुंच जाएगा पूरा, एक साइकिल का मतलब एक ऊपर वाला पल्स और एक नीचे वाला पल्स दोनों पहुंच जाएंगे तो एक साइकिल कंप्लीट होगा और ये पार्टिकल का एक पीरियडिक मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से जा करके नीचे से भी घूम करके वापस मीन पर आ चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे कि ऐसे तो खूब सारे डिस्टरबेंस लाइन से लगे हुए हैं, सब चल रहे हैं इधर ही, है ना, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ये बार बार ये दो दो पेयर्स का जो साइकिल है, ऊपर का डिस्टरबेंस और नीचे का डिस्टरबेंस, ये पूरा साइकिल यहाँ पहुँचते रहेगा और ये अपना पीरियडिक मोशन पार्टिकल करता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ से फ्री एंड से डिस्टरबेंस भेजा जाता है तो ये डिस्टरबेंस अपने साथ में एनर्जी लेकर के जाते हैं और उस पार्टिकल को बार बार सप्लाई करते रहते हैं। जब वो डिस्टरबेंस उस पार्टिकल के पास जाते हैं तो वो पार्टिकल
ओसिलेशन करता है, जब वो क्रॉस कर जाते हैं तो पार्टिकल जो है वो रुक जाता है, फिर दूसरा डिस्टर्बेंस जाता है, उसको एनर्जी सप्लाई करता है, फिर ये मोशन करते रहते हैं। तो वेव्स का डिफिनीशन जानने के बाद अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो वेव्स को क्लासिफाई करने के कई क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ को ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। इसमें जो पहला होता है उसको कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स। Those waves which require medium for their movement are called mechanical waves, है ना। तो ऐसे मीडियम जिनको ऐसे वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड सिस्मिक वेव। जो दूसरा इसका पार्ट होता है उनको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, और एक और नाम दिया जाता है इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These waves do not require any medium for their movement। तो इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मीडियम होगा तो चलेंगे नहीं, मीडियम की इनको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, है ना। तो ये सारे जो हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक, ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसके हिसाब से जो वेव्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, है ना। ऐसे वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। These waves transport energy from one point
टू अदर, है ना। तो वैसे देखा जाए तो हमने तो डिफिनीशन ही वेव का बताया था, कि वेव का डिफिनीशन बताया था कि एनर्जी को वेव ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सिंगल वेव्स होते हैं, सिंगल वेव्स का मतलब दो वेव्स को हमने मिलाया नहीं है, तीन को हमने मिलाया नहीं है, उनका सुपरपोजिशन नहीं कराया है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल वेव जो होता है वो प्रोग्रेसिव वेव होता है। तो कह सकते हैं ऑल द इंडिविजुअल और सिंगल वेव is progressive in nature, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका, दूसरा जो टाइप होता है, उनको कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। These waves do not transport energy, है ना। तो ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। एनर्जी जो है दो पॉइंट्स के बीच में कन्फाइंड रहता है। एनर्जी remains confined between two points called nodes। तो स्टेशनरी वेव का एक सेक्शन है अपने चैप्टर में, हम लोग डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो बस ये जानना है कि ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये नहीं करते। हमने वेव का डिफिनीशन बताया था कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। एनर्जी वेव्स का काम ही यही है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। तो सारे प्रोग्रेसिव वेव जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्रेसिव जो सिंगल वेव्स होते हैं या इंडिविजुअल वेव्स होते हैं वो सारे ही एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसलिए बाय नेचर दे आर प्रोग्रेसिव। बट स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टेशनरी वेव्स are formed by superposition of two progressive waves। तो कोई भी सिंगल वेव स्टेशनरी होता ही नहीं है, सही बोला जाए तो जब दो प्रोग्रेसिव वेव मिलते हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए, तब जाकर के स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं। और ये जो फॉर्म होते हैं स्टेशनरी वेव, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो चूंकि ये स्टेशनरी वेव आगे एक पूरा सेक्शन है, हम जानेंगे वहाँ पर जा कर के कि किस तरह से इसमें जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रहती है और ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, जबकि हर प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट करता है। वहाँ पर हम देखेंगे कि दो प्रोग्रेसिव वेव आते हैं, उनका सुपरपोजिशन होता है, और उनके मिलने से जो वेव बनता है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है उसको। जो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ motion of
पार्टिकल। तो इस क्लासिफिकेशन में जो पहला पार्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, है ना। इन ट्रांसवर्स वेव motion of particle is perpendicular to the direction of motion of wave, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है वेव ऑन स्ट्रिंग। तो हम इसमें एक ये स्ट्रिंग बनाते हैं, है ना। अच्छा, और इस स्ट्रिंग के केस में हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, और जबकि वेव, अगर मैं यहाँ पर एक पल्स बना दूँ ऐसे, तो ये जो सारे पल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिंग के पैरेलल चलते हैं, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि जो वेव मोशन है, वेव मोशन होता है स्ट्रिंग के पैरेलल, जबकि पार्टिकल मोशन होता है स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो इस केस में पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, और इसमें वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल का मोशन होता है। एक और एग्जाम्पल होता है लाइट वेव। लाइट वेव कहें या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग जानते हैं, लाइट वेव, एक्सरे, ये सारे जो हैं ये ट्रांसवर्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है वो होता है, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। In longitudinal waves, है ना, motion of particle is parallel to motion of वेव, है ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या था, वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल का मोशन होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वेव मोशन के पैरेलल पार्टिकल का मोशन होता है। जैसे इसका एग्जांपल है साउंड वेव, है ना। इसका एग्जांपल हो गया साउंड वेव। कैसे होता है इसमें एक फिगर से समझते हैं। सपोज ये साउंड का एक सोर्स हो गया, ठीक। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है वो चेंज होने लगता है ना। तो अगर इसको हम लोग ऐसे समझें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइन से हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंसर लाइंस दिखाया, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको कंप्रेशन कहा जाता है। फिर जो है आगे जो है प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, फिर उसके बाद जो है इस तरह से फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ पर डेंसर लाइंस दिखाई जा रही हैं
उनको कहा जाता है कंप्रेशन, और जहाँ पर लाइंस की डेंसिटी कम है उनको कहा जाता है रेयरफेक्शन। तो जब साउंड वेव ट्रैवल करता है तो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अल्टरनेट बनते हैं और ये साथ में ट्रैवल करते रहते हैं। जिस तरह से स्ट्रिंग वेव में वो शेप चलता है, जो डिस्टरबेंस चलता है, वैसे ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी डिस्टरबेंस है ये, है ना। तो ऐसे कहें कि जो ये साउंड का सोर्स है, तो यहाँ से वेव निकलेगा और ये वेव चलते हुए ऐसे इधर जाएगा। तो वेव मोशन जो है यहाँ पर वो इधर हो गया, कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, है ना। जबकि जो पार्टिकल का मोशन है, तो पार्टिकल मोशन हम देख सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल क्या है, मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कैसे वाइब्रेट करते हैं, वो बिल्कुल अपने मीन पोजीशन के अबाउट एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ये भी वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेशन करते हैं। यहाँ का मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा ऐसे अपनी जगह पर। तो इसमें कहा जा सकता है कि वेव मोशन एक्स एक्सिस के पैरेलल और पार्टिकल मोशन जो है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इसमें अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। तो इनके बारे में तो हम लोग आगे चैप्टर आएगा साउंड वेव, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस हमें ये जानना है, यहाँ पर ये हो गया रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन हो गया ये। तो अभी हमें बस इतना जानना था इसमें कि वेव मोशन के पैरेलल ही पार्टिकल इसमें या गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये हो गए वेव्स के क्लासिफिकेशन, है ना।